हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी। आज हम सीडीपी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यह आपकी यूटेट 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले और लेवल 2 है ये, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो होता क्या है। मान लीजिए ये कोई क्लासरूम है, ठीक है। इसमें जितने भी बच्चे आप इंक्लूड करेंगे, आपको उनमें किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्लियर। जो भी बच्चे आपने अपनी क्लास में बैठाए हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा ब्लाइंड है तो आप उसको क्लासरूम में बाहर निकाल देंगे। चाहे कोई प्रतिभाशाली है, चाहे कोई जीनियस है, चाहे कोई एवरेज है, चाहे कोई बिलो एवरेज है, सबको आपको एक जैसे प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड करके एक जैसी एजुकेशन देनी होगी। यू कैन चेंज द स्ट्रेटेजीज। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं कर सकते हैं। आपके टीचिंग मेथड्स अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई स्लो लर्नर है तो आप उस तरीके से उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म में इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं, विशिष्ट प्रशिक्षक होते हैं, नियमित संसाधित शिक्षक होते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षक और विशिष्ट प्रशिक्षक दोनों ही होते हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें सामान्य कक्षा शिक्षक होते हैं। हमेशा नॉर्मल क्लासरूम टीचर होंगे, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्टर अलग से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटि या गलती का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो मिस्टेक कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा टेस्ट है जिसको यूज में लेते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट। जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो विश्वसनीयता होती है उसका अभाव होता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि टीचर मेड टेस्ट जो होते हैं उनमें कभी कभी हम जो स्कूल में एग्जाम देते थे, जो आपके FA1 होता है, FA2 होता है, इनमें क्या होता है कि रिलायबिलिटी जो होती है वो लेस इसलिए हो जाती है कि कई बार टीचर का जो मूड होता है या फिर टीचर जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अपना उसमें इफेक्ट डालता है, ठीक है। आपका एक प्रॉपर तरीके से वो जांच नहीं होती है। जबकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे के अंदर अगर कहीं कुछ लैक कर रहा है बच्चा, तो उसको इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। लेट सपोज आपने किसी बच्चे को फिजिक्स पढ़ने के लिए दी, ठीक है। अब फिजिक्स में आपने एक टॉपिक दिया फोर्स। अब बच्चा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसके न्यूमेरिकल्स अगर वो नहीं कर पा रहा है, या फिर साइकोलॉजी की बात करें तो बच्चे को जीन पियाजे समझ में नहीं आ रहा है, वो जीन पियाजे में बार बार गलती कर रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए आपको उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो जीन पियाजे में क्या चीज है ऐसी जो नहीं समझ पा रहा है। जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ये आपका समेटिव असेसमेंट में आता है, जिसमें आपको फेल या पास किया जाता है। जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं ये आपके मानकीकृत परीक्षण होते हैं, जो यूजुअली हम बोर्ड एग्जाम्स वगैरह देते हैं, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो सबके लिए एक जैसे पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, एक बालक की जो वास्तविक आयु है, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल एज है किसी बच्चे की, दैट इज 8 ईयर्स, और जो मेंटल एज है वो कितनी है, 10 ईयर्स। देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। जो IQ होता है ना, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, उसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिया था आपका टर्मन ने। अगर आप इसमें से 100 हटा देंगे और अगर सिंपल IQ फॉर्मूला हो MA/CA, तो ये फॉर्मूला जो है वो दिया था आपका स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने, ठीक है। बुद्धि लब्धि पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया था। इसमें बिने जो है उन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द दिया था, और बाद में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया था। इसमें कैटल का टेस्ट भी आता है। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। ये दिया था टर्मन ने। और अगर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फॉर्मूला MA/CA हो सिंपल, तो ये फॉर्मूला दिया था आपका स्टर्न ने। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है, 8 साल। मेंटल एज कितनी है 10 साल। और आपसे पूछे क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, तो वो है 8 साल। अब यहाँ पे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, आप 2 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 20। अगर इसको हम आगे 4 से 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 25।
तो यहाँ 25 इंटू 5 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। वापस देख लीजिए, जो मेंटल एज है वो कितनी है 10 साल, क्रोनोलॉजिकल एज है 8 साल। 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 10 और 2 4 8। 4 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और फिर आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125। नेक्स्ट है, अध्यापक की किस गुणवत्ता के फलस्वरूप अधिगम में वृद्धि होगी। यहाँ पे पूछा है कि टीचर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बच्चे की जो लर्निंग है उसको एनहेंस करेगी। कम्युनिकेशन एबिलिटी, मोटिवेशन एबिलिटी, गाइडिंग एबिलिटी और फिजिकल पर्सनैलिटी। पहली बात तो आप ये समझिए, जो फिजिकल पर्सनैलिटी है, टीचर कैसा दिखता है, इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो कहीं पर भी अफेक्ट नहीं होगी। टीचर टॉल है, डार्क है, टीचर कैसा है, डजंट मैटर। गाइडिंग एबिलिटी, जो गाइडिंग एबिलिटी होती है उसमें आप बच्चे को सिर्फ एक बोलते हैं ना स्कैफोल्डिंग जो होती है, जो वाइगोस्की ने कहा था कि सिर्फ आप बच्चे को एक मदद दे सकते हैं जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होती है। कम्युनिकेटिंग एबिलिटी की बात करें तो हर टीचर जो होता है वो अपने फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। लेकिन जो मोटिवेशन एबिलिटी होती है कि आप बच्चे को कितना ज्यादा मोटिवेट कर सकते हो, बच्चे के अंदर कितनी ज्यादा उसकी जो नीड है उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको ड्राइव जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। जो अभिप्रेरणा हम पढ़ते हैं मोटिवेशन, उसमें एग्जैक्टली हम पढ़ते क्या है कि नीड होती है, ड्राइव होता है, इंसेंटिव होता है और मोटिवेशन होता है, ये एग्जैक्टली हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी जो टीचर है वो बच्चे की जो आवश्यकता है उसको पहचान करके उसको ऐसी कोई ड्राइव जो है वो प्रोवाइड करके क्या करे, उसको मोटिवेट करे। ठीक है, अब आप लोगों को यूटेट का एग्जाम देना है तो ये क्या है, आप लोगों की एक नीड है। अब यूटेट का नोटिफिकेशन निकला है, आप एग्जाम देंगे, ये क्या है, एक ड्राइव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन एबिलिटी कि टीचर बच्चे को कितना अच्छे तरीके से किसी भी फील्ड में मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है तो ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। अब यहाँ पे व्यक्तित्व मापन जो होता है उसकी वस्तुनिष्ठ विधि भी होती है और व्यक्तिनिष्ठ विधियां भी होती हैं। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि वस्तुनिष्ठ विधि यहाँ पर आपकी कौन सी है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा रेटिंग स्केल। ये क्या होती है, आपकी वस्तुनिष्ठ विधि होती है। इसमें क्या होता है, एक पेपर होता है जिसमें हम रेट करते हैं कि बच्चे ने ये काम किया, उसको रेटिंग दे दी। कई बार आपने देखा होगा ऑनलाइन साइट से आप अगर कुछ भी मंगाते हैं तो वो आपको रेटिंग देने के लिए बोलते हैं कि 10 में से रेटिंग दीजिए, आपको बिहेवियर कैसा लगा, आपको पर्सनैलिटी कैसी लगी। तो ये होता है आपका वस्तुनिष्ठ मापन। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें, इंटरव्यू की बात करें और केस स्टडी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके व्यक्तिनिष्ठ। कैसे होते हैं, व्यक्तिनिष्ठ। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको आप रीड करते हैं। जैसे अगर केस स्टडी की बात करें, केस स्टडी में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की पूरी केस हिस्ट्री, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी पर्सनल एक रिपोर्ट देखता है कि अभी तक आपकी केस हिस्ट्री किसी बीमारी को लेकर क्या रही है। इंटरव्यू क्या होता है, 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है, सामने इंटरव्यूअर बैठा होता है और आप इंटरव्यू देते हो। ऑब्जर्वेशन, जब किसी पर्टिकुलर इंसान को आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो, जैसे बहुत लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में आइडल होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। जबकि जो रेटिंग स्केल होता है इसमें क्या करता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं और इसमें आराम से जो वस्तुनिष्ठ तरीका है, ऑब्जेक्टिव मेथड, उस तरीके से बच्चे को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो उसका व्यक्तित्व है उसको मापा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, एक समावेशी कक्षा कक्ष को अगर आपको सही आकार देना है तो उसके लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पूछा है, ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पूछा है व्हाट ए टीचर शुडंट डू टू शेप एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अपने विषय में पारंगत होना चाहिए। ऑब्वियस बात है कि अगर टीचर जो है वो अपने ही विषय में प्रोफिशिएंट नहीं है तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, आप बच्चे को एक प्रॉपर एजुकेशन आप नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिटी शुड बी रिजेक्टेड। बच्चों की जो व्यक्तिगतता है उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर बच्चा जो होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस हम देखते हैं कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ क्लासरूम में आता है, तो हमको बच्चे की जो व्यक्तिगतता है उसका भी सम्मान करना चाहिए, यानी कि हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
टीचर जो है शुड हैव ए स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव अप्रोच टुवर्ड्स स्टूडेंट, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे बच्चे के प्रति, तो मान लीजिए ये कोई क्लास है, ये बच्चा स्लो लर्नर है, ये बच्चा मॉडरेट लर्नर है और ये बच्चा बहुत हाई स्पीड लर्नर है। आपने क्लास में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये बच्चा इसको बहुत जल्दी ग्रेस्प करेगा, ये थोड़े टाइम में फिर भी कर लेगा, लेकिन इसके अगर समझ में ही नहीं आया है और आप एक कंजर्वेटिव मेथड से ही पूरी क्लास को पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये बच्चे तो फिर भी सीख सकते हैं, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा, इसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक स्ट्रिक्ट अप्रोच जो है उसी को लेके आप बैठे हुए हैं। तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमको क्या है, स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है। टीचर शुड बी इंटरेस्टेड इन को करिकुलर एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है उसको करिकुलर और को करिकुलर दोनों ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी होता है, डिबेट्स भी जरूरी होती है, तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें भी टीचर जो है उसको रुचि लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज कोलबर्ग ने नैतिक विकास के निम्नलिखित स्तर बताए हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नैतिक विकास है, कोलबर्ग जो है उसकी थ्योरी का नाम क्या है, मोरल डेवलपमेंट, और इन्होंने काम किस पे किया था, नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग जो है उस पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या किया था, हिंज की एक कहानी सुनाई थी और बच्चों से पूछा था कि हिंज जो है उन्होंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए दुकान में चोरी की थी। तो कुछ बच्चों ने बोला था कि उन्होंने गलत किया, जो कि कुछ बच्चों ने उसको सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे जो नैतिक तर्कना थी उसको लेके उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो यहाँ पूछा है कि कोलबर्ग के अनुसार उन्होंने मोरल डेवलपमेंट में कितने लेवल्स दिए थे, यहाँ लेवल्स आपसे पूछे हैं। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एक चीज याद रखिएगा, अगर कोलबर्ग की थ्योरी में आपसे लेवल पूछे तो वो होते हैं 3, और अगर आपसे स्टेजेस पूछी जाए तो वो होती है 6। एक होता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, एक होता है आपका कन्वेंशनल लेवल और एक होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, यूजुअली तो टिट फॉर टैट वाली चीजें होती है, इसकी भी 2 स्टेज होती हैं। कन्वेंशनल लेवल में अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून व्यवस्था का पालन होता है। थर्ड स्टेज में आपने जो भी नियम बनाए हैं उनको हम खुद एनालाइज करते हैं कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसको समाज में क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। एक अध्यापक का अपने विद्यार्थियों को सिखाने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, द बेस्ट वे फॉर ए टीचर टू मेक हर स्टूडेंट्स लर्न। बच्चे को सिखाने का एक टीचर का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाय गिविंग हिम ए गुड लेक्चर। जब आप बच्चे को गुड लेक्चर देते हो तो इसमें टीचर क्या होता है, एक वक्ता होता है, यानी कि टीचर एक स्पीकर है जो क्लास में बोलकर चला जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हुए, इसमें पैसे हुए, बच्चों का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एक चुपचाप लिसनर की तरह चीजों को सुनते रहेंगे। बाय शोइंग द मॉडल, इसमें भी टीचर जो होता है वो तो क्या होता है, एक्टिव होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। क्यों? आप क्लास में कोई भी मॉडल लेके आए, आप ग्लोब लेके आए, अब आपने क्या किया, ग्लोब से बच्चे को वर्ल्ड समझा दिया, मैप समझा दिया, इसमें बच्चे ने क्या किया, बस चुपचाप उसको देख के सुन लिया, जबकि टीचर जो है वो उसमें फुली एक्टिवेट है। बाय यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर इन टीचिंग, इसमें भी टीचर क्या है, एक्टिव है, बच्चा क्या करेगा, बस उसको देखता रहेगा और आराम से चुपचाप सुनता रहेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर से पैसिव है। बाय एजुकेशनल एक्सकर्शन, यानी कि शैक्षिक भ्रमण के द्वारा, जब आप बच्चे को बाहर लेकर जाएंगे, बच्चा एजुकेशनल टूर पे जाता है, तो वहां पे क्या होता है, बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक अच्छा टीचर जो होता है वो क्या करता है, बच्चों को आगे लाता है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को वो अपनाता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है, बच्चे को आपको सेंटर में रखना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, शैक्षिक भ्रमण में बच्चा खुद से अपना दिमाग लगाएगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैच करेक्टली, और ये है आपका लर्निंग डिसऑर्डर। जो लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं वहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सबसे पहला है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो पढ़ने की अक्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ने की अक्षमता को बोला जाता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि पठन संबंधी विकार। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है लक्स, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, लक्स, लेकिन जिनमें डिसलेक्सिया होता है वो इसको क्या पढ़ेंगे, लुक्स। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसलेक्सिया। वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जो वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, जिसमें आपका मौखिक रूप से यानी कि बोलने संबंधी विकार होता है। ठीक है, आप चीजों में कई बार अटक जाते हो, तो वो होता है आपका मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। नेक्स्ट होता है आपका राइटिंग डिसेबिलिटी।
जो राइटिंग डिसेबिलिटी होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। यूजुअली आप पढ़ते हैं इसको डिस्ग्राफिया, लिखन संबंधी विकार हम डिस्ग्राफिया पढ़ते हैं, लेकिन जो डिस्प्रेक्सिया होता है इसमें क्या होता है, बच्चा कोई भी काम अपना सही तरीके से नहीं कर सकता, ना तो वो शू लेस बांध पाता है, ना उसको अच्छे से खाना खाना आ पाता है। तो लिखने की जो अक्षमता होती है वो डिस्ग्राफिया भी होती है और डिस्प्रेक्सिया जो होता है उसमें भी ये आता है। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, इसको हम बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, आप कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का क्या होगा 3, बी का होगा 4, सी का होगा 1, डी का होगा 2। क्लियर। नेक्स्ट इज सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CCE, और अगर इसको इंग्लिश में हम बोले तो वो होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस जो आपका पूरे साल चलता है, कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें आपकी समझ जो होती है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। इसमें आपके 4 तो FA होते हैं, FA1, FA2, FA3, FA4, और 2 क्या होते हैं इसमें आपके ऐसे होते हैं। क्लियर। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, यानी कि ये जो है CCE में, उसका मतलब क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषय जो होते हैं उनका इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल एरिया, केवल शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल एरिया, इवैल्यूएशन ऑफ को एजुकेशनल एरिया। अब यहाँ पे जो व्यापक मूल्यांकन है उसका मतलब होता है कि जिसमें आप बच्चे के शैक्षिक क्षेत्र यानी कि स्कोलैस्टिक डेवलपमेंट और को स्कोलैस्टिक डेवलपमेंट जो होता है उसका दोनों का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। बच्चे के शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों का ही इसमें मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर। केवल सब्जेक्ट्स का मूल्यांकन नहीं होगा, केवल एजुकेशनल एरिया का मूल्यांकन नहीं होगा, केवल को एजुकेशनल एरिया का मूल्यांकन नहीं होगा, इसमें एजुकेशनल भी और को एजुकेशनल दोनों एरिया का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। बच्चे की पढ़ाई का भी और बच्चा जो दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें कितना पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 से 12 साल की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 7 से 12 साल की जो स्टेज होती है उसे इन्फेंसी बोलते हैं, लेट चाइल्डहुड बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं और अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, 7 से 12 साल की जो एज होती है उसे क्या बोला जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। जो शैशवावस्था होती है अगर वैसे देखेंगे तो 0 से 6 साल होती है, लेकिन अगर या तो सिंपल बाल्यावस्था आपसे पूछता, अगर बाल्यावस्था पूछता तो वो होता आपका 6 से 12 साल, और जो किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 होती है। लेकिन ऑप्शंस देखिए, इन्होंने बाल्यावस्था जो है उसको 2 में डिवाइड किया है, एक है अर्ली चाइल्डहुड और एक है लेट चाइल्डहुड। तो यहाँ पे जो शैशवावस्था है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने शैशवावस्था को 0 से 3 माना है, और जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको 3 से 6 माना है, और उत्तर बाल्या जो है उसको 6 से 12 माना है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है तत्परता का जो नियम है उसका संबंध किससे है। अगर आपने एक थ्योरी पढ़ी हो, एरर एंड ट्रायल थ्योरी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी सॉरी, तो ये दी थी आपकी E.L. थॉर्नडाइक ने, ठीक है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो E.L. थॉर्नडाइक ने कहा था कि आप जितनी बार गलती करेंगे, ठीक है, जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतनी बार ही आप गलतियां करते हैं। करेक्ट। तो इन्होंने बिल्ली जो है उस पे एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली बार बार जो है वो लिवर को दबाती है और फाइनली वो लिवर जो है वो खुल जाता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी से। इन्होंने 5 जो है वो तो दिए थे गौण नियम, ठीक है, 5 कैसे दिए थे, गौण नियम दिए थे, और 3 इन्होंने क्या दिए थे, मुख्य नियम दिए थे। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है ये किसने दिया था, ये दिया था आपका BF स्किनर ने। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने पुनर्वलन पे सबसे ज्यादा जोर दिया था। पुनर्वलन मतलब स्टिमुलस, और इन्होंने क्या था, रेस्पॉन्स पहले होता है, स्टिमुलस बाद में मिलता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, ये दिया था आपका पावलोव ने। इन्होंने S जो है उस पर सबसे ज्यादा काम किया था। संकेत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था आपका टॉलमैन ने। ठीक है, साइन लर्निंग थ्योरी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें सजेस्टिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा पीक पर होती है, यानी कि हाईएस्ट होती है। एडोलेसेंस,
लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी। इन्फेंसी होती है आपकी 0 से 3 साल, अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका 3 से 6, लेट चाइल्डहुड होता है आपका 6 से 12 और एडोलेसेंस होता है आपका 12 से 18। तो जो सजेस्टिबिलिटी होती है यानी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो होती है आपकी लेट चाइल्डहुड में। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा दूसरे के ओपिनियन को नहीं ले पाता है। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी हो तो जीन पियाजे ने अपनी जो स्टेजेस बताई थी उसमें पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड से ही रिलेटेड होती है, जिसमें बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिसिज्म होता है और ईगो सेंट्रिसिज्म होने की वजह से बच्चा दूसरे के जो ओपिनियंस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सेम जो एडोलेसेंस होता है 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप होता है उसमें भी बच्चा दूसरे के ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उसको क्या लगता है मैं जो कह रहा हूं वही सही है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर? Just a second, guys. ओके, सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी क्या होती है। तो जो सृजनात्मकता होता है वो एक इनेट एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, ट्रेडिशनल एबिलिटी है, एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस है। तो जो क्रिएटिविटी होती है ना वो आपकी क्या है, सृजनात्मकता होती है आपकी कि आप किसी भी चीज को कितना डाइवर्सिफाइड तरीके से सोच सकते हैं। एक होता है आपका अभिसारी चिंतन और एक होता है आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो अभिसारी चिंतन होता है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, यानी कि किसी भी चीज को सिर्फ एक ही तरीके से देखना, और अपसारी चिंतन होता है जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि आप एक ही चीज को किसी भी प्रॉब्लम जो है उसके आप कितने सॉल्यूशन सोच सकते हो। तो सृजनात्मकता जो होती है वो एक जन्मजात योग्यता है, मानसिक योग्यता है, परंपरागत योग्यता है, प्रश्न को हल करने की क्षमता है। तो जो क्रिएटिविटी होती है वो एक मेंटल एबिलिटी होती है। क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो सामने वाले के अंदर हो या फिर उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो मेरे अंदर हो। तो हर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज बालक की जिज्ञासा कहलाती है। ए चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी इज कॉल्ड। बच्चे की जो जिज्ञासा है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति, रक्षा युक्ति, भाव या आत्मसंप्रत्यय। एटीट्यूड होता है कि किसी भी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जब हम समायोजन पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत सारी रक्षा युक्तियां पढ़ते हैं, जैसे प्रतिक्रिया निर्माण होता है, आपका क्षतिपूर्ति होता है, दमन होता है, शमन होता है, फीलिंग होती है, और एक होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज को लेके आप अपने दिमाग में जो विचारधारा बनाते हैं या अपने दिमाग में खुद एक जो कॉन्सेप्ट एक क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। एटीट्यूड नहीं होता है क्यूरियोसिटी, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। फीलिंग जो है वो एक बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि बच्चे का जो भाव होता है वही बच्चे की जिज्ञासा कहलाती है। कैसे, मान लीजिए अगर हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई बच्चा जो है वो इसको अलग तरीके से क्यूरियोसिटी के साथ सॉल्व करेगा, कोई बच्चा इसको अलग क्यूरियोसिटी के साथ करेगा। तो हर किसी की जो फीलिंग है वो इस टाइम बिल्कुल अलग है। हो सकता है कोई बस एक जनरल नॉलेज के लिए इस पेपर को देखेगा, कोई यूटेट को क्लियर करने के लिए देखेगा, कोई अलग स्टेट एग्जाम के लिए उसको देखेगा। तो ये क्या होता है, एक फीलिंग होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एक बालक का अपनी उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग करते हुए पेंसिल का पकड़ना विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है। तो यहाँ पे अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ा हो तो डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं एक होता है सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, और एक डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल जो होता है उसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख, यानी कि सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सिमो डिस्टल जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो विकास होता है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। एक चीज हम पढ़ते हैं जो विकास होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, यानी कि वर्तुलाकार जो है वो विकास होता है। विकास कभी भी सीधा नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो विकास होता है वो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है, पहले जब बच्चा छोटा होता है ना वो कुछ वर्ड सीख जाता है और फिर वो सब पे वो चीज अप्लाई करता है। जैसे अगर वो पापा बोलना सीख गया तो सबको पापा पापा करने लग जाएगा, सबको मम्मी मम्मी करने लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर समझ आती है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसको ये चीज पता लगती है कि नहीं ये मेरी मदर है, ये मेरी फादर है, ये मेरी सिबलिंग्स हैं। तो उस पर क्या होता है, बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अब
फिजिकली उस चीज को समझिए। जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी बॉडी खिसका के किसी टॉय को पकड़ता है, वो पूरी बॉडी से ऐसे ऐसे मूव करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम एक उंगली से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बच्चा होल्ड करता है पेंसिल को फिंगर से और अंगूठे से। तो ये क्या है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। विकास जो होता है वो कंटिन्यू होता है, निरंतर होता है विकास, और मृत्यु तक चलता है। स्पेसिफिक टू जनरल कभी भी विकास नहीं होता। विकास कभी भी विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं होता, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले आप सारे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पूरी हाथ से पूरा होल्ड टू जो बोलते हैं ना हम, होल्ड हम उस चीज को पकड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज के लिए स्पेसिफिक होते जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज रीचिंग कंक्लूजन्स थ्रू एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स कम्स अंडर विच टीचिंग मेथड। उदाहरण और तथ्य के माध्यम से अगर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो ये किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। आपने ये चीज पढ़ी होगी कि हम 4 विधियां पढ़ते हैं। एक होती है आपकी आगमन विधि जिसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, एक होता है आपका निगमन विधि जिसे हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, एक होता है आपका संश्लेषण विधि जिसे हम सिंथेटिक मेथड बोलते हैं, और एक होता है आपका विश्लेषण मेथड जिसे हम एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। तो जब हम उदाहरण से किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए उसने क्या पूछा है, जब हम एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स जो हैं उनके थ्रू किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो वो आता है आपका आगमन के अंदर। जो आगमन विधि होती है उसमें हमेशा उदाहरण से कहाँ पहुंचा जाता है, नियम की तरफ पहुंचा जाता है। और जो निगमन विधि होती है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। निगमन विधि जो होती है उसमें हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, ठीक है। जब हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको नियम बताए जाते हैं और उसके बाद आपको उदाहरण की तरफ लेकर जाया जाता है। अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में जो हम व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आगमन विधि, जहां पे पहले आपको उदाहरण समझाया जाता है, फिर आपको निष्कर्ष जो है वो निकलवाए जाते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं को उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना शुरू करता है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास थ्योरी। यहाँ पे पूछा है डज ए चाइल्ड स्टार्ट अरेंजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बच्चा जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को जमाना किस स्टेज में शुरू करता है, इन अ सीक्वेंशियल मैनर इन द व्यू ऑफ सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स। जैसे मान लीजिए बच्चे के पास बहुत सारे टॉयज पड़े हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब टीचर ने बोला कि जो फ्रूट्स हैं उनको एक साइड रखिए, जो वेजिटेबल्स हैं उनको एक साइड रखिए। तो बच्चे में इतनी समझ होनी चाहिए कि जो फ्रूट्स हैं वो इधर आएंगे, सारे वेजिटेबल्स इधर आएंगे, तो उसको उनमें अंतर तो समझ में आए कि ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, ये स्पाइसेस हैं, मसाले हैं। तो उसके लिए ये किस स्टेज में शुरू होता है। जीन पियाजे ने ये 4 स्टेज बताई थी। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो 0 से 2 साल होती है। 0 से 2 साल में एग्जैक्टली क्या होता है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी एग्जैक्टली 1.5 से 2 साल के अंदर बच्चे के डेवलप होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कई बार जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कोई चीज दिखाते हैं और फिर बोलते हैं चीज चिड़िया ले गई, लेकिन 1.5 साल का बच्चा ये चीज समझने लगता है कि उसको चिड़िया नहीं लेकर गई है, वो पीछे हमने छुपा दी है। नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, जो आपकी 2 से 7 साल की एज ग्रुप में आती है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे के अंदर नार्सिज्म होता है। नार्सिज्म यानी कि खुद से मोह बच्चा करता है। बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, उसकी खुद की ओपिनियन ही बस उसके लिए मैटर करती है। तो ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे के अंदर सीरिएशन का गुण नहीं होता है, यानी कि बच्चे को सीरीज वाइज चीजें जमानी नहीं आती हैं। बच्चे के अंदर क्रमबद्धता का अभाव होता है, बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी 7 से 11 साल। इसमें बच्चा मूर्त संक्रियाएं करने लगता है, जो उसको सामने दिख रहा है उस हिसाब से वो चीजों को अरेंज करना सीख जाएगा। बच्चा जो है उसके अंदर सीरिएशन यानी कि कैसे सीरीज बाई चीजों को अरेंज करना है, बच्चा चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है। और नेक्स्ट होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, इसकी एज ग्रुप होती है आपकी 11 से 15। इसमें बच्चा औपचारिक क्रियाएं करता है, यानी कि निगमनात्मक जो चिंतन होता है। कोई चीज अगर बच्चे को नहीं भी दिख रही है तो बच्चा ब्रेन में उस कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा। तो यहाँ आपसे पूछा है कि किस स्टेज में बच्चा क्रमबद्ध तरीके से चीजों को व्यवस्थित करना शुरू करता है, तो ऑब्वियसली किस में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 साल की स्टेज होती है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन द क्लासरूम। कक्षा में जो प्रतिपुष्टि है उसकी सार्थकता क्या है, मतलब हम बच्चे को फीडबैक क्यों देते हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, ये प्रशासनिक उपेक्षा का अंश है। इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उनको इन्फॉर्म करना कि आपके बच्चे का लेवल क्लास में कैसा है। स्कोप फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट, आत्मनिरीक्षण और अग्रतर सुधार की गुंजाइश। टू अप्रूव स्कूल ग्रांट्स, विद्यालय के अनुदान को स्वीकृत करना। पहली बात तो जो फीडबैक दिया जाता है, मान लीजिए आप यूटेट का एग्जाम देंगे, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ नंबर पता चलेंगे, आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, तो हमको ये नहीं पता चल पाता है कि हमको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जब हम स्कूल्स के एग्जाम देते हैं जहाँ पे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम बच्चे को एक फीडबैक देते हैं जो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होती है। उसमें टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक देने पर होता है कि बच्चा अपने अंदर एक कैपेबिलिटी रखता है कि आगे वो कहाँ इंप्रूव कर सकता है। बच्चा खुद को ही क्या करता है, इंटेरोगेट करता है, खुद को ही क्या करेगा, वो इंस्पेक्ट करेगा कि कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि खुद के बारे में ही हमको अवेयर होना पड़ता है कि कहाँ हमको इंप्रूवमेंट की नीड है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट का पार्ट है इसलिए हम फीडबैक दे रहे हैं, नहीं। बच्चे को सिर्फ इतना, बच्चे के पेरेंट्स को बताने के लिए हम फीडबैक देते हैं, नहीं। बच्चे जो स्कूल ग्रांट है उनको अप्रूव करने के लिए नहीं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है कि आत्मनिरीक्षण और अग्रतर सुधार की जहाँ गुंजाइश होती है उसके लिए हम बच्चे को फीडबैक देते हैं कि बच्चा जो है वो अपने अंदर सुधार ला सके। नेक्स्ट इज इफ ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज फाउंड इन द क्लास, व्हाट शुड ए टीचर डू इन सच सिचुएशन। मान लीजिए कोई क्लास है आपकी, इसमें एक मानसिक बंधित बच्चा जो है वो पाया गया, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए। तो बीइंग अ टीचर आप सच अ चाइल्ड शुड बी इंसल्टेड फॉर नॉट आंसरिंग, आप बच्चा जो है उसको उत्तर ना देने पर अपमानित करेंगे क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है, नहीं, ये बिल्कुल नेगेटिव है। टीचर प्लेस शुड बी केप्ट स्लो एंड द लेसन टॉट शुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, शिक्षक को शिक्षण की गति धीमी रखनी चाहिए और पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो ऑब्वियस बात है कि वो बहुत स्लो लर्नर होगा, और अगर वो स्लो लर्नर है तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीचर हमें क्या करना होगा, अपनी जो पेस है उसको थोड़ा सा स्लो रखना होगा, और आपको बच्चे को बार बार पूछना होगा कि उसको समझ में आया। अगर बच्चा मना कर रहा है तो बार बार आपको उस चीज को दोहराना होगा जब तक कि बच्चा उसको ना समझे। टीचिंग शुड बी कैरीड आउट एट नॉर्मल पेस, अगर आप नॉर्मल पेस में टीचिंग को कैरी करेंगे तो जो स्लो लर्नर है उसको समझ में नहीं आएगा। इग्नोरिंग द रिटार्डेड चाइल्ड, टीचर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कंप्लीटिंग द लेसन, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप जो बच्चा है मेंटली रिटार्डेड उसको इग्नोर करके आपको सिर्फ अपना लेसन कंप्लीट करने पे फोकस करना है, नहीं। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या बोलती है कि सभी बच्चों को इंक्लूड करके आपको एजुकेशन देनी है। आप अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है उनको चेंज कर सकते हैं। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी क्रम है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। तो जो सिफेलोकॉर्डल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख, ठीक है, यानी कि क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी क्रम। इसमें क्या होता है, हम हेड टू टो जो है उस डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो बच्चे का सबसे पहले क्या होगा, हेड डेवलप होता है, फिर बच्चे का ट्रंक यानी कि धड़ वो डेवलप होता है, फिर बच्चे के हाथ डेवलप होते हैं और लास्ट में बच्चे के पैर डेवलप होते हैं। और यही सीरीज हमने देखी थी कि क्रियात्मक विकास में सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। और एक होता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल जिसमें हम सेंटर टू पेरिफेरी की बात करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के किस चरण में शिक्षक के द्वारा पाठ योजना की तैयारी की जाती है। लेसन प्लान जो है वो आपने बीएड में बहुत बनाए होंगे। लेसन प्लान हमेशा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि लेसन प्लान हमेशा शिक्षा का पूर्व क्रिया चरण होता है, यानी कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग होती है। आपको पढ़ाने से पहले लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि हमको आज क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग होती है, मान लीजिए आप क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप 1 to 1 जो इंटरेक्शन करते हैं दैट इज योर इंटरेक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, आपने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद आपने बच्चों का कोई छोटा मोटा एग्जाम लिया, तो वो होता है आपका पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि शिक्षक के द्वारा पाठ योजना, लेसन प्लान जो होता है वो हमेशा शिक्षक का पूर्व क्रिया चरण ही होता है। और जो लेसन प्लान होता है वो आपका किस पे बेस्ड होता है, जो गेस्टाल्टवादी है उसके ऊपर आपका लेसन प्लान जो है वो बेस्ड होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, जो स्पेसिफिक चाइल्ड होते हैं उनकी श्रेणी में कौन से आते हैं। विशिष्ट बालक मतलब चाहे वो प्रतिभाशाली है, चाहे वो एवरेज बच्चा है, चाहे वो बिलो द एवरेज बच्चा है, चाहे वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड है, कैसा भी बच्चा हो, सब विशिष्ट बच्चे की श्रेणी में आते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चा भी आता है, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक भी आता है, मानसिक मंदित बालक भी आता है। तो ये तीनों ही जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो कंडीशन पर रिस्पॉन्स थ्योरी होती है, जिसे हम बोलते हैं सीआर थ्योरी। ये दी थी आपकी पावलोव ने। किसने दी थी? ये पावलोव के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। थॉर्नडाइक ने कौन सी दी थी? इन्होंने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। स्किनर ने कौन सी दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। जो पावलोव है इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। कुत्ते का जो सलाइवा है उसको लेके इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे कि जब कुत्ते को खाना दिया जाता है तो अपने आप ही उसके मुंह से लार निकलने लग जाती है। तो यहाँ जो है वो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी है वो पावलोव ने दी थी। इनकी थ्योरी को हम एस थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि जब तक आप किसी भी इंसान को स्टिमुलस नहीं दोगे वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जबकि स्किनर ने कहा था कि इंसान पहले रिस्पॉन्स करता है, बाद में उसको स्टिमुलस की नीड होती है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स साथ में काम करते हैं। पावलोव की थ्योरी में एक चीज इन्होंने कहा था कि स्टिमुलस दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूसीएस और एक होता है सीएस। कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो उसमें यूसीएस जो था वो यूसीआर के इक्वल था, सीएस इज इक्वल टू सीआर, और इन दोनों के बीच में एक स्टेप थी, सीएस प्लस यूसीएस इज इक्वल टू यूसीआर। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? जब कुत्ते के सामने भोजन आता है तो यूसीआर यानी कि लार जो है वो अपने आप गिरती है। यहाँ पे यूसीएस क्या है? भोजन। कुत्ते के सामने जैसे ही आपने भोजन रखा वो स्वतः ही लार टपकाने लग जाता है, तो यूसीएस इज यूसीआर। अनकंडीशनल स्टिमुलस इज डायरेक्टली अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर होता है घंटी बजती है, भोजन आता है और फिर कुत्ते की लार आती है। तो जो घंटी है और जो भोजन है इनके बीच में क्या है? एक अनुबंधन स्थापित हो जाता है। उसके बाद कुत्ता लार को टपकाता है। फिर होता है घंटी बजती है, धीरे धीरे ये अनुबंधन इतना ज्यादा हो जाता है कि जैसी घंटी बजती है कुत्ते को क्या लगता है कि भोजन आएगा और वो लार टपकाना चालू कर देता है। तो सीएस जो है वो घंटी होती है और सीआर क्या है? यहाँ पे लार को रिप्रेजेंट करता है। एक इन्होंने टर्म दी थी विलोपन। अगर मान लीजिए आप बच्चे को कुत्ते को घंटी बजने पर खाना नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी जो लार है उसका आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इस बालकों की रुचि ज्ञात करने की विधि है। अगर हमको किसी भी बच्चे के इंटरेस्ट को मालूम करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ ए चिल्ड्रन बाय ऑब्जर्विंग द चिल्ड्रंस एक्टिविटीज on the basis of questions asked by the children, by standardized interest test and all of the above। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आपको बच्चे की रुचि ज्ञात करने के लिए उसकी जो क्रियाएं हैं उनको ऑब्जर्व करना होगा। मान लीजिए कौन सा बच्चा क्लास में कैसे कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है, तो आप धीरे धीरे सारे बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोई भी बच्चा क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है, किस में है। जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं उनके थ्रू भी हम मालूम कर सकते हैं। मानकीकृत रुचि परीक्षण जो एक बोर्ड वगैरह जो होते हैं, एक जो स्टैंडर्ड एग्जाम कम्युनिटी होती है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चे जैसे तैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं और वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? चिल्ड्रंस एक्टिवली, जहां भी एक्टिवली पार्टिसिपेट आ जाए ना और जहां भी नॉलेज बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा किसने कहा था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। आप बच्चे को सिर्फ एक एक्सपोजर दीजिए, बच्चा धीरे धीरे अपनी चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। अगर स्पीयरमैन की बात करें तो इन्होंने बुद्धि पे काम किया था, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर दिया था, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। टर्मन की बात करें तो इन्होंने भी बुद्धि पे काम किया था। साइमन बिने की बात करें तो इन्होंने भी बुद्धि पे काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड।
तो ये स्टेटमेंट दिया था जीन पियाजे ने, क्योंकि इन्होंने बच्चे को छोटा वैज्ञानिक कहा था। शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड इन द टीचिंग प्रोसेस? जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें आपको दिमाग में क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्वियस बात है, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब तक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो खुद की नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नहीं, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपको बच्चे का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बनाना होगा। डिसिप्लिन एंड रेगुलर अटेंडेंस, इससे बच्चे की जो शिक्षण प्रोसेस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चेकिंग होमवर्क चेक करना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर टीचर करता है, लेकिन भली प्रकार से ध्यान यानी कि एक जो मेन एम्फेसिस होता है वो होता है बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेशन, कि बच्चा जो है वो टीचिंग प्रोसेस में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट खुद को कर रहा है। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का सही क्रम है। जो अब्राहम मैस्लो है, इनका पूरा नाम क्या है? अब्राहम मैस्लो। इन्होंने इंसान की नीड को ध्यान में रखकर कुछ स्टेज बताए थे। इन्होंने एक ट्रायंगल सा दिया था जिसमें इन्होंने जो आवश्यकताएं हैं उसको सही तरीके से अरेंज किया था। तो मैस्लो की आवश्यकताओं का जो सही क्रम है उसमें सबसे पहले क्या होता है? उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल नीड। सबसे पहले क्या आती है? फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे रोटी हो गई, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये आपकी बेसिक नीड्स होती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिक नीड। उसके बाद जैसे ही आपको शरीर संबंधी आवश्यकताएं पूरी हुई तो हमको उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। फिर हमको क्या है? सेफ्टी नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे लो लेवल क्या होता है? फिजिकल नीड, ठीक है, जो आपकी रोटी, कपड़ा, मकान है। फिर होती है आपकी सेफ्टी नीड, आपको एक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है कि हमें कोई सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड करे। फिर होता है आपका बिलोंगिंग्स और लव नीड्स, यानी कि आपको एक प्यार की जरूरत होती है, आपको संबंधों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आता है आपकी लव नीड, ठीक है। फिर आती है आपकी एस्टीम नीड, यानी कि आपको प्यार के बाद सम्मान की जरूरत होती है, आपको ऐसा है कि कोई आपको सम्मान दे, तो यहाँ आता है आपका एस्टीम। हम समाज में सम्मान पाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। लास्ट में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है यहाँ तक बहुत कम लोग हैं जो पहुंच पाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ 1 से 2% लोग ही हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ये सबसे अपर लेवल होता है, ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है, और ये आपके मिडिल लेवल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई रिपीट, जो अब्राहम मैस्लो है इनकी थ्योरी का नाम क्या है? नीड थ्योरी, ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत। इन्होंने सबसे पहले बोला था इंसान को फिजिकल नीड होती है जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान आता है। फिर इंसान को सुरक्षा की नीड होती है, यानी कि उसको सेफ्टी चाहिए होती है। उसके बाद इंसान को लव की जरूरत होती है। फिर उसको आत्मसम्मान यानी कि सम्मान संबंधी आवश्यकताएं होती है। और लास्ट स्टेज होती है आपकी आत्मसिद्धि, जहां पे इंसान जो है वो मोह माया को छोड़ देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अ स्टेटमेंट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स शुड बी सच दैट इट हेल्प्स देम टू बिकम ओनली ए गुड होम मेकर एंड एन आइडियल मदर। यहाँ पे बोला है कि लड़कियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें केवल सुगृहिणी तथा आदर्श माता बनने में सहायक हो। ये स्टेटमेंट जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह जो है उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि कोई भी एजुकेशन, अगर मान लीजिए ये चीज बोल रही है कि लड़कियों के लिए एजुकेशन ऐसी हो या लड़कों के लिए एजुकेशन ऐसी हो, तो जहां भी लड़का लड़की में फर्क हो रहा है तो आप सिंपल समझ जाइए कि वो लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये आए कि लड़के जो है वो बाहर जाकर काम करेंगे, लड़कियां रोएंगी, लड़कियां घर का काम करेंगी, तो जहां भी मतलब आपको ऐसा लगे कि एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी को बांधा जा रहा है, ये हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह जो है उससे बेस्ड आपका जजमेंट होता है। शिक्षक के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जो नॉलेज होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है वो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो फॉर्मूला है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये दिया था आपका वुडवर्थ ने, ठीक है। ये फॉर्मूला किसने दिया था? वुडवर्थ ने। तो ये आपका इसकी जो नॉलेज है किसी भी टीचर को, बच्चे का वंशानुक्रम बच्चे को टीचर को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मदर फादर क्या करते हैं, दादा दादी क्या करते हैं, बच्चा किस एनवायरनमेंट से आ रहा है। ये दोनों ही फैक्टर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं।
इट्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको जानने में सहायक होता है। इट्स हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एबिलिटी ऑफ ए चिल्ड्रन, बच्चे की जो कैपेबिलिटी होती है यानी कि बच्चे की जो योग्यता है उसको पहचानने में सहायता देता है। इट्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की किस चीज में इंटरेस्ट है, बच्चे का किस चीज में रुझान है उसको समझने में सहायक होता है। और ऑल ऑफ द अबव, सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको बच्चे की हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में नहीं मालूम है, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उसको कभी भी माइंड में एक रिस्पेक्टफुल तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चा जो होता है वो हर बच्चा अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ क्लास में आता है। मान लीजिए किसी बच्चे का एनवायरनमेंट अलग है, किसी बच्चे का एनवायरनमेंट अलग है, तभी आप इंडिविजुअली बच्चे की कैपेबिलिटी, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस, उसका इंटरेस्ट, उसकी नॉलेज, इन सबको रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका सीडीपी का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे या आंसर गलत लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।